आपका जो रैंक आता है वो बेसिकली टफ क्वेश्चन सॉल्व करने से आता है। अगर आप कोई किसी सब्जेक्ट का टफ क्वेश्चन सॉल्व कर ले पाते हो, 99% बच्चे नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तो आपका रैंक आ जाएगा। और सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन बनता है इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक पे, क्या टेम्परेचर स्केल्स आर आर्बिट्री, मतलब एक नई टेम्परेचर स्केल के बारे में बताएगा। चैप्टर वाइज में देखो तो ये चैप्टर 5 स्टार का चैप्टर है। ये क्या है? 5 स्टार का चैप्टर है, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डीएस ऑफ यूनिवर्स निकालने के लिए भी आपको एंट्रोपी निकालना आना चाहिए। तो बेसिकली पूरा, और उसके बाद सेकंड लॉ एफिशिएंसी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स वाला गेट वाला। सो आई होप योर प्रिपरेशन इज गोइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो अभी अपकमिंग गेट एग्जाम के लिए बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, राइट। मोस्टली देखा जाए तो सिर्फ रिवीजन और टेस्ट सीरीज का टाइम बचा हुआ है, बट स्टिल बच्चे बहुत सारे हैं जिन्होंने प्रिपरेशन थोड़ा लेट स्टार्ट की है। बहुत सारे उनके सब्जेक्ट टॉपिक्स बचे हुए हैं। तो अक्सर बच्चों की क्वेरीज आती रहती है कि सर, कि अगर बेसिक थर्मोडायनामिक्स की बात करें तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें हमें फोकस करना चाहिए व्हेन वी आर डूइंग द रिवीजन। वैसे भी मैं बोलता हूँ, अगर आपका पूरा सिलेबस हो भी गया है, सारा कुछ खत्म भी हो चुका है, तो भी जब आप रिवीजन कर रहे होते हैं तो आपको टॉपिक्स में प्रायोरिटीज देनी चाहिए। मतलब जब आप पहली बार सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, जब टीचर ने आपको पढ़ा रहा था, तो ऑब्वियसली टीचर बहुत ही इन डेप्थ में पढ़ा रहा था, हर वो चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा था जो उस सब्जेक्ट के अंदर आती है, चाहे वो इम्पॉर्टेंट हो या ना हो, क्योंकि ओवरऑल सब्जेक्ट के अंडरस्टैंडिंग के लिए हर पॉइंट का, हर चीज़ का, हर टॉपिक का इक्वल इम्पोर्टेंस होता है। लेकिन एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन की बात आती है तो इक्वल इम्पोर्टेंस पे क्वेश्चन नहीं आते। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें बहुत ही रेयरली ही क्वेश्चन बनते हैं। तो जब आप रिवीजन कर रहे होते हो उस टाइम पे एटलीस्ट आपको ये चीज़ फॉलो करना है कि जिन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उनमें हमें ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, और जिन टॉपिक से कम क्वेश्चन आते हैं उसमें आप थोड़ा सा गो थ्रू हो सकते हो, या फिर सिर्फ पीवाईक्यूज लगा सकते हो, राइट, या फिर सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हो, तो राइट। तो ऐसा चीज़ें हैं। अच्छा, एक और बहुत कॉमन सा डाउट रहता है बच्चों का कि सर, हमें 5 सब्जेक्ट अभी और पढ़ने हैं, 6 सब्जेक्ट अभी और पढ़ने हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं 1 या 2 सब्जेक्ट छोड़ दूं, क्योंकि अभी मेरे पास पॉसिबल नहीं है कि मैं 6 सब्जेक्ट को या 7 सब्जेक्ट को एक साथ में इतने कम टाइम में कंप्लीट कर पाऊं। तो मेरा जेन्युइनली ये सजेशन रहता है, पर्सनल सजेशन ये रहता है कि आप कोई भी सब्जेक्ट ब्लाइंडली मत छोड़िए, ठीक है। आप उनको जो टॉपिक्स है ना, उन टॉपिक्स को कम कर दीजिए। मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप 6 के 6 सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, लेकिन उन 6 सब्जेक्ट में जो नॉन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप चाहे तो स्किप कर सकते हो, राइट। तो मेरा हमेशा बच्चों का सजेशन रहता है, सबका अलग अलग सोचना है, राइट। बहुत सारे फैकल्टीज, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि रेदर दैन स्टडिंग ऑल 6 सब्जेक्ट्स इट्स बेटर टू स्टडी 4 सब्जेक्ट्स, राइट। तो बहुत सारे बच्चों का ऐसा रहता है कि 4 सब्जेक्ट अगर पढ़ सकते हैं तो 4 सब्जेक्ट ही पढ़ेंगे, 2 सब्जेक्ट छोड़ देंगे। पर मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि आप 4 सब्जेक्ट पढ़े, उससे अच्छा है कि आप 6 सब्जेक्ट पढ़े पूरे, राइट। उसमें से जो डिफिकल्ट टॉपिक्स है, उसमें से जो नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उनको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो क्योंकि आप जानते हो कि हर सब्जेक्ट से कुछ क्वेश्चन ईजी आते हैं, कुछ क्वेश्चन टफ आते हैं। तो जो 2 सब्जेक्ट आप छोड़ दे रहे हो उनके आप इजी क्वेश्चन भी नहीं ट्रैक कर पा रहे हो, राइट। तो देखिए, आपका जो रैंक आता है ना, आपका जो रैंक आता है वो बेसिकली टफ क्वेश्चन सॉल्व करने से आता है। अगर आप कोई किसी सब्जेक्ट का टफ क्वेश्चन सॉल्व कर ले पाते हो, 99% बच्चे नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तो आपका रैंक आ जाएगा। लेकिन जो सिलेक्शन रुकता है वो इजी क्वेश्चन की वजह से रुकता है। मतलब अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है आईआईटी में, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है पीएसयूज में, तो उसका एक रीजन ये हो सकता है कि आपके इजी क्वेश्चन छूट गए। डिफिकल्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, राइट। हार्डली 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही डिफिकल्ट लेवल के होते हैं, रैंक डिसाइडिंग टाइप के होते हैं। 80% क्वेश्चन यूजुअली जो पहले आप पूछे गए हैं लाइक उसी टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो मेरा पर्सनल सजेशन है आप सबको, rather than leaving any subject blindly, it's better to cover the important topics and easy topics of that particular subject। तो ये मेरा पर्सनल मानना है। अगर आपको लगता है कि हाँ सर का कहना सही है, तो आप इस बात को फॉलो कर सकते हैं और आप थोड़ा सिलेक्टिव हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे बात आती है कि फिर सर बेसिक थर्मोडायनामिक्स को अगर हमें सिलेक्टिव मैनर पे करना है तो हमें कौन कौन से टॉपिक छोड़ देने चाहिए।
तो या कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। तो जहां तक बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की बात है, इसमें बहुत ही कम ही टॉपिक ऐसे हैं जो आप छोड़ सकते हो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में, क्योंकि अगर बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में किसी टॉपिक की इंपॉर्टेंस अगर कम भी है, इंपॉर्टेंस इन द सेंस मार्क्स के बेसिस पे, राइट, अगर आप देखोगे इससे क्वेश्चन कम आता है, राइट, लेकिन अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए या दूसरे जो टॉपिक्स हैं इतना इंटर रिलेटेड हैं कि आपको मोस्टली सारा टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं, पर उसमें भी किस किस टॉपिक में रिवीजन के टाइम पे आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, किस में ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, वो सारा डिस्कशन करने के लिए हम इस वीडियो में आए हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं चैप्टर वाइज स्टार्ट करता हूं। तो सबसे जो पहला चैप्टर आपका है बेसिक कॉन्सेप्ट, राइट। बेसिक कॉन्सेप्ट में अभी लास्ट 15 सालों में देखोगे तो करीब करीब 8 से 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया, 2 क्वेश्चन बेसिकली पूछे गए प्रॉपर्टीज पे, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज पे। एक क्वेश्चन आपको इंटेंसिव एक्सटेंसिव का क्वेश्चन मिल जाएगा, जो कि एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और जिसपे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनता है वो एक प्रॉब्लम बन सकता है प्रॉपर्टीज आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। तो आप इसकी कंडीशन जरूर पढ़ लीजिए कि प्रॉपर्टीज आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल का कंडीशन क्या होता है, राइट, जो हम लोगों ने पढ़ा था डो एम बाय डो आई एट कांस्टेंट एक्स इज इक्वल टू डो एन बाय डो एक्स एट कांस्टेंट वाई। तो वो वाला कंडीशन पे कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, उन क्वेश्चन की एटलीस्ट 5 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो, दैट इज मोर देन इनफ। फिर बात आती है कि जो 8 या 9 क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट 15 सालों में, उसमें से 6 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैसेस एंड इट्स मिक्सचर पे पूछे गए थे, राइट। प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस एंड इट्स मिक्सचर पे पूछे गए थे। अच्छा, ये जो टॉपिक है ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन तो जो आता है वो तो आता ही है। ये टॉपिक मैं स्पेशली इंपॉर्टेंट बोलता हूँ, मतलब अगर मैं इन टॉपिक्स में भी प्रायोरिटी करूँ तो मैं इसको सिर्फ 2 स्टार देना चाहूंगा, पर इसको मैं 4 स्टार देना चाहूंगा, इस वाले टॉपिक को। इसको मैं 3 स्टार देना चाहूंगा, ध्यान समझिए। तो सर इसका मतलब है आप कहना चाहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस से बहुत क्वेश्चन आते हैं? ऐसा नहीं है, लिमिटेड क्वेश्चन ही आए, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है कि क्वेश्चन के बीच में यूज होता है। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी आपको कुछ चीजें यहाँ पे यूज करनी पड़ सकती हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक की, ठीक है। और उसके बाद मिक्सचर पे क्या है, मिक्सचर पे भी कई सारे क्वेश्चन आए। मैं लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये टॉपिक में करीब 5 से 6 क्वेश्चन, मतलब इस पर्टिकुलर चैप्टर का जो वेटेज है उस वेटेज का 60 to 70% सिर्फ इसी टॉपिक से आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है मेथड्स ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट, जो हमने 2 मेथड बताए थे, राइट। 2 रेफरेंस पॉइंट सिस्टम पे क्वेश्चन बन जाता है, और सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन बनता है इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक पे, क्या, टेम्परेचर स्केल्स आर आर्बिट्री। मतलब एक नई टेम्परेचर स्केल के बारे में बताएगा, उसका आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट बताएगा, और बोलेगा कि इस टेम्परेचर वैल्यू को डिग्री सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो। तो ये एक बहुत कॉमन टाइप का क्वेश्चन हो जाता है। तो पहले चैप्टर में देखो, पहले चैप्टर में बहुत सारा थ्योरी है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। रियल गैस है, वॉन्डर वॉल गैस है, क्लासेस इनइक्वालिटी, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी चार्ट, बहुत सारी चीजें। पहला चैप्टर, मतलब मैं जब पढ़ाता हूँ पहले चैप्टर को तो अप्रॉक्सीमेटली मुझे 20 आवर्स लग जाते हैं, 15 से 20 आवर्स लग जाते हैं सिर्फ पहला टॉपिक को कवर करने में, क्योंकि वो टॉपिक ऐसा है ना कि जो टर्मिनोलॉजी है वो पूरे थ्रू आउट थर्मोडायनेमिक्स में यूज होती है, तो मुझे हर चीज को डिटेल में बताना पड़ता है। लेकिन जब आप रिवीजन करने जा रहे हैं तो आप सिर्फ इन 4 पॉइंट्स को ज्यादा वैल्यू देंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, ठीक है। मैं मानता हूँ सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, थर्मोडायनेमिक, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक साइकिल, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, ये सारी चीजें ठीक है आपने पढ़ रखी है, लेकिन रिवीजन के टाइम में इनको आप जल्दी गो थ्रू हो सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है एज पर गेट इज कंसर्न, बिकॉज गेट में थ्योरेटिकल क्वेश्चन थोड़ा कम ही आते हैं, रेयरली ही क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली इस सब्जेक्ट से, ठीक है। तो ये पहला चैप्टर हो गया। दूसरा जो चैप्टर मैं ले रहा हूं वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, राइट। कई सारे लोगों का ये 2 चैप्टर मिला के होगा, मतलब कई सारे बुकों में आप देखोगे, इवन जो पहला चैप्टर हमने बात किया वो भी कई सारे बुकों में 2 चैप्टर में डिवाइड। जैसे अगर पीके नाग साहब की बुक की बात करें तो पहला चैप्टर जो मैंने यहाँ पे लिया है उसमें 2 चैप्टर है, वहां पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो हमने कंबाइंड किया हुआ है। यहाँ पे जब आप पीके नाग बुक या फिर कोई और बुक, लेट से एसेंजल या कोई बुक लोगे तो उसमें भी हो सकता है आपको 2 चैप्टर मिल जाए। एक चैप्टर का नाम होगा वर्क एंड हीट, दूसरे चैप्टर का नाम होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये दोनों बेसिकली एक ही टॉपिक है, ये दोनों बेसिकली एक ही टॉपिक है। इनमें कौन कौन सी
इक्वेशन किस किस चीज पे आपको ज्यादा फोकस करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो क्लोज सिस्टम रिवर्सिबल वर्क, राइट। इस पे ये जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2 PdV, राइट, PdV। तो इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है ये बेसिकली हमको इस पर्टिकुलर टॉपिक पे सीखना है बहुत अच्छे से। अच्छा, ये जो वर्क है ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले से नहीं निकलता है, ये एरिया अंडर द कर्व व्हेन प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस इन पीवी डायग्राम से भी निकाला जा सकता है। तो चाहे आप एरिया से निकाल लो, चाहे आप यहां से निकाल लो, और अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग वर्क आता है। जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क 0 हो जाता है, कांस्टेंट प्रेशर में PV2 माइनस V1 हो जाता है, आइसोथर्मल में P1 V1 V2 बाई V1 हो जाता है, एडियाबैटिक में P1 V1 माइनस P2 डिवाइड बाई गामा माइनस 1 हो जाता है। तो वो अलग अलग आपको यहाँ पे एक बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। और ये टॉपिक के क्वेश्चन, इस टॉपिक का जो यूज है ना वो अगले वाले टॉपिक में भी बेसिकली हो जाता है, ठीक है। तो अगला टॉपिक क्या आता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग अ प्रोसेस। वैसे तो साइकिल के लिए भी सिग्मा Q इक्वल टू सिग्मा W है, उससे भी एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन जब मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट बना रहा हूं तो आपको ये वाला जो फॉर्मूला DQ इक्वल टू, सॉरी, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था DQ इक्वल टू DU प्लस DW, DU प्लस DW, तो ये वाला फॉर्मूले पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट से रिलेटेड, जिसमें से पिस्टन कभी कभी फ्री टू मूव होता है, जहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कंसीडर करता है, या आइसोथर्मल प्रोसेस को दे देता है, या फिर कई बार स्प्रिंग जैसे हो गया, या कुछ वेट रखा हुआ, या कोई और फास्ट प्रोसेस लाइक एडियाबैटिक, तो वो सारा इंफॉर्मेशन वो दे देता है। अब इसमें जो DW का वैल्यू हो वो ये यहाँ से ही हम लोग निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन 1 to 2 PdV से, और आइडियल गैस के लिए DU का वैल्यू mCV/dt रख देते हैं, ठीक है, mCV/dt रख देते हैं, और DQ का वैल्यू हम लोग करस्पॉन्डिंगली निकाल लेते हैं, या कई बार दिया भी होता है, जैसे हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए mCV/dt, कांस्टेंट प्रेशर के लिए mCp/dt, और आइसोथर्मल में केस में DQ और DW बराबर ही होता है, एडियाबैटिक में 0 होता है, पॉलीट्रॉपिक सिमिलरली हम निकाल सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जो आप लोगों ने पढ़ा था, जो H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2000 प्लस GZ1 प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2000 प्लस GZ2 प्लस W कंट्रोल वॉल्यूम, वो जो इक्वेशन आपने पढ़ी थी, ठीक है, उस इक्वेशन पे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, राइट, उस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और लाइक बहुत सारी डिवाइसेस है, जैसे कि टरबाइन पे जितना क्वेश्चन आता है, कंप्रेसर पे, पंप पे, थ्रॉटलिंग वॉल्व पे, नोजल पे, डिफ्यूजर्स पे, ये जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, बॉयलर पे, कंडेंसर पे, पंप पे, ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी पर्टिकुलर इक्वेशन से सॉल्व हो जाते हैं, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब मैं बोलूँ तो ये जो दोनों टॉपिक है ना 4 स्टार टॉपिक की कैटेगरी में आएंगे, राइट। ये 4 स्टार कैटेगरी में, इसको मैं 5 स्टार कैटेगरी में भी रख सकता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं 3 स्टार कैटेगरी में रखूंगा। अब आ जाते हैं अनस्टडी फ्लो सिस्टम। अच्छा, अनस्टडी फ्लो में देखो बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम फ्रेम हो सकते हैं। आप देखिए, अगर ESE के कन्वेंशनल में आप देखिए आपको बहुत डिफिकल्ट को प्रॉब्लम मिलेंगे, ऐसा नहीं है, उससे बहुत ही डिफिकल्ट इन द सेंस लेंदी प्रॉब्लम डेवलप हो सकते हैं। लेकिन गेट के लिए अच्छा है कि वो 2 नंबर के प्रॉब्लम नहीं होते, मतलब मैक्सिमम गेट में तो 2 ही नंबर का पूछा जा सकता है ना। तो जो गेट की लिमिटेशन है, टाइम का लिमिटेशन है, मार्क्स का लिमिटेशन है, उस बेसिस पे देखा जाए तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के टाइम चांसेस कम होते हैं। कौन से? अनस्टडी वाले से। लेकिन अनस्टडी वाले से आज तक 3 बार क्वेश्चन आया है और तीनों बार इसी टॉपिक से क्वेश्चन आया है। कौन सा? चार्जिंग ऑफ एन इवैक्यूएटेड टैंक, जहां पे जो T2 का वैल्यू होता था गामा TI होता था। ये इस कॉन्सेप्ट पे की बात मैं कर रहा हूं। तो इस कॉन्सेप्ट पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आए हुए हैं, इस प्रॉब्लम पे सबसे ज्यादा आए हुए हैं। फिर उसके बाद लास्ट आता है फ्री एक्सपांशन। फ्री एक्सपांशन मींस एक्सपांशन अगेंस्ट द इवैक्यूएटेड चैम्बर, जहां पे इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर सेम होता है, मतलब PI VI इज इक्वल टू PF VF। इस पे भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, पर मैं इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ, इसको मैं भी 2 स्टार ही रेटिंग दूंगा। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक, 3 टॉपिक पे तो बहुत ज़्यादा फोकस करना है आपको। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब चैप्टर वाइज में देखो तो ये चैप्टर 5 स्टार का चैप्टर है। ये क्या है? 5 स्टार का चैप्टर है, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब लास्ट 15 ईयर्स की अगर हम बात करेंगे तो इस चैप्टर से मोस्टली देखा गया कि 48 से 50 क्वेश्चंस पूछे गए। मतलब ऑन एन एवरेज एवरी ईयर इस चैप्टर से क्वेश्चन आना ही आना है,
राइट। इस चैप्टर से क्वेश्चन आना ही आना है एवरी सिंगल ईयर। यू विल रेयरली फाइंड सम ईयर कि इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आया हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरी थर्मोडायनामिक्स का। इसके बाद आ जाता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जैसे कि कार्नोट थ्योरम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल्स, राइट। और बहुत सारे ऐसे प्रूफ्स हैं जो आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन वो सारों का जो रिजल्ट है ना वो क्लासियस इनइक्वालिटी में ही है, राइट। अगर आपको क्लासियस इनइक्वालिटी अच्छे से आती है, क्लासियस इनइक्वालिटी मतलब ये साइक्लिक समेशन और dq/t इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू जीरो, मतलब रिवर्सिबल के लिए इक्वल टू जीरो, इरिवर्सिबल के लिए लेस देन जीरो। अगर इसकी वैल्यू किसी केस में ग्रेटर देन जीरो आती है तो मतलब वो साइकिल पॉसिबल नहीं है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसके बेस पे ही हम लोग जो कॉन्सेप्ट ऑफ हीट इंजन है, हीट पंप है, रेफ्रिजरेटर है, इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, राइट। क्वेश्चन बेसिकली यूज इसका होता है, क्वेश्चन इस पे बन रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके कॉम्बिनेशन पे भी क्वेश्चन बनते हैं, मतलब एक हीट इंजन होता है जो हीट पंप को रन कर रहा होता है। तो इस चैप्टर में कुछ 7 टाइप के डिफरेंट प्रॉब्लम बन सकते हैं, 7 टाइप के। वो ऑल 7 टाइप के प्रॉब्लम मैंने क्लास में कराए हुए हैं। इवन मैंने हर टाइप का 2-2 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली कराया हुआ। तो मेरा इस चैप्टर के लिए सजेशन क्या है कि आपको बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। जितने प्रॉब्लम हम लोगों ने क्लास में लगाए, इवन फास्ट ट्रैक कोर्स जो अपना चल रहा है, फास्ट ट्रैक कोर्स में जो अपना ये थर्मोडायनेमिक्स चला है, उसमें ये सारे टॉपिक हम लोगों ने अच्छे से कवर किए हुए हैं, राइट। तो हर वो टाइप का क्वेश्चन हमने फास्ट ट्रैक बैच में कवर किया है जो इस चैप्टर के लिए रिक्वायर्ड है। तो कुछ अलग से क्वेश्चन करने का एज पर रिक्वायरमेंट नहीं है। जितना हमने क्लास में और फास्ट ट्रैक बैच में और DPPs PYQs में करवाया है, दैट इज मोर दैन सफिशिएंट। इसके बाद आता है कि मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी, जिससे सारे लोग डरते हैं, जिनको लगता है कि नहीं सर ये तो बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एज पर एज कॉन्सेप्ट इज कंसर्न, दिस टॉपिक इज अ टफेस्ट टॉपिक, आई कैन अंडरस्टैंड, राइट। ये टॉपिक और एक्सर्जी टॉपिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, समझने के हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक हो सकता है, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करने की बात आती तो इतना डिफिकल्ट टॉपिक है नहीं। बस प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है कि हम लोगों को जब थ्योरी नहीं समझ में आती प्रॉपर तरीके से, हमें थ्योरी के हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चीजों के रीजन नहीं पता चलते हैं, तो हमको लगता है क्वेश्चन हमसे बनेगा ही नहीं। तो जब हमारे दिमाग में बैठा हुआ है हमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए हमसे क्वेश्चन नहीं बनते, जबकि इसके क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान होता है। तो इसमें क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आप पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी और एंट्रोपी प्रिंसिपल भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाता है। इस वाले टॉपिक से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिल जाएगा, एक आध थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिल जाता है कि बताओ इस केस में एंट्रोपी बढ़ेगा या इस केस में घटेगा या क्या होगा, एडियाबैटिक है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, आइसेंट्रोपिक है। तो ये सारी चीज़ों पे, एंट्रोपी जनरेशन, इन सब के टर्मिनोलॉजी पे ये वाले टॉपिक से आपको थोड़े से थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर आ जाता है TS डायग्राम और TDS इक्वेशन। अब ये वाले से क्या हो जाएगा, इस टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन मिलता है एफिशिएंसी वाला। एक रैंडम साइकिल गिवन होगी TS डायग्राम में, राइट। जैसे मान लीजिए कि ये TS डायग्राम है, यहाँ पे कोई रैंडम साइकिल ऐसे करके बना देगा, ठीक है, और बोलेगा इस साइकिल की इफिशियंसी बताओ, इस साइकिल की इफिशियंसी बताओ। तो ये एक बहुत TS डायग्राम का एप्लीकेशन होता है। तो उस पे बेस एक बहुत करीबन मुझे लगता है 2 या 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का प्रॉब्लम होता है। इसके बाद आपका आता है, राइट, इसके बाद आपका आता है एंट्रोपी चेंज ऑफ आइडियल गैस। अगर आपको याद होगा तो आइडियल गैस की एंट्रोपी निकालने के लिए, देखो रियल गैस की एंट्रोपी का क्वेश्चन नहीं आता, वो हमारे कोर्स में नहीं है, राइट। आइडियल गैस की एंट्रोपी का क्वेश्चन आता है। तो आइडियल गैस की जो एंट्रोपी निकालने के मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे, राइट। अगर आपको याद हो, CVln T2/T1, DS इज इक्वल टू CVln T2/T1 प्लस RLn V2/V1, और दूसरा फॉर्मूला था CPln T2/T1 माइनस RLn P2/P1, और तीसरा फॉर्मूला था CPln V2/V1 प्लस CVln P2/P1, ठीक है। तो ये मैंने 3 फॉर्मूले आपको बताए थे एंट्रोपी चेंज ऑफ आइडियल गैस। सो होपफुली आपको याद हो गए होंगे। फिर सॉलिड और लिक्विड के लिए और रिजर्वायर के लिए, मैं सॉलिड लिक्विड के लिए क्या था, MCln T फाइनल बाई T इनिशियल, ये था DS की वैल्यू। और रिजर्वायर के लिए मैंने बताया था Q/T होता है,
राइट। अगर अगर वो सोर्स है तो माइनस क्यू बाई टी, सिंक है तो प्लस क्यू बाई टी, ठीक है। और एक इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है ये वाले, ये मतलब मैं इसमें अगर किसी को 5 स्टार देना चाहूंगा तो मैं इस 2 टॉपिक को देना चाहूंगा, राइट। ये 4 स्टार देना चाहूंगा इन 2 टॉपिक्स को, ठीक है। ये टॉपिक से भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन ये एक स्पेशल केस है, मतलब इसी का एक स्पेशल केस है कि भाई मिक्सिंग अगर हो रही है तो उसकी वजह से एंट्रोपी चेंज क्या आएगा, उसका एक प्रोसेस है, फाइनल टेम्परेचर निकालना है और एंट्रोपी चेंज निकाल लेना है यूनिवर्स का, दैट्स इट। तो ये भी काफी इजी प्रॉब्लम है। तो इस टॉपिक से मतलब एंट्रोपी से अगर देखा जाए तो करीब करीब 17 से 18 क्वेश्चन पूछा गया ऑन एन एवरेज, हर एक या 2 साल में एक क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएगा। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि हर साल ही क्वेश्चन आता है, राइट, लेकिन हाँ मतलब मोस्ट ऑफ द ईयर्स में आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन मिल जाएगा, राइट। और अगर इससे क्वेश्चन नहीं भी आता है, फॉर एग्जांपल एक्सर्जी से क्वेश्चन आता है, तो ये देखो एक्सर्जी में भी आपको एंट्रोपी तो निकालनी ही पड़ेगी। जो एक्सर्जी नेक्स्ट चैप्टर है उसमें आपको एंट्रोपी का तो यूज है ही है। अगर आपको एंट्रोपी नहीं आता तो एक्सर्जी कभी जिंदगी में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली एंट्रोपी से रिलेटेड टॉपिक हो गए। अब आ जाते हैं एक्सर्जी चैप्टर में। ये भी काफी टफ टॉपिक लगता है लोगों को, तो मैं आपको बता दूं इसमें सिर्फ 4 चीजों पे आपको फोकस करना है। सबसे पहली चीज कि अवेलेबल एनर्जी। अवेलेबल एनर्जी मींस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ साइकिल, राइट। साइकिल के लिए सबसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क कैसे निकाल सकते हैं, उसके 2 कंडीशंस हैं आपके पास कि साइकिल रिवर्सिबल होनी चाहिए और हीट रिजेक्शन जो है वो कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन पे बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। इसके बाद अवेलेबिलिटी इन क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम का अलग अलग फॉर्मूला है, वो आपको सिंपली मैंने डिराइव करवाया था, U1 माइनस U2 माइनस T0 S1 माइनस S2, ठीक है। तो वो वाले फॉर्मूले से आप क्लोज सिस्टम का और ओपन सिस्टम के लिए H1 माइनस S2 माइनस T0 S1 माइनस S2 वाला फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे S1 माइनस S2 निकालना पड़ेगा। वो जो S1 माइनस S2 निकालना पड़ता है वो प्रीवियस वाले चैप्टर की हेल्प से निकालना पड़ता है, ठीक है। तो ये चैप्टर उन सारे बच्चों के लिए बहुत इजी हो जाता है जिनको एंट्रोपी आता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट, मतलब इसमें से ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, राइट। मतलब काफी 4 स्टार टॉपिक। इरिवर्सिबिलिटी भी 4 स्टार टॉपिक है। क्यों? क्योंकि देखो इससे क्वेश्चन आए हैं, 1-2 ही क्वेश्चन आए, पर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जो गॉस-स्टेडलर थ्योरम आपने पढ़ी थी, तो गॉस-स्टेडलर थ्योरम में आपने पढ़ा था कि जो इरिवर्सिबिलिटी होती है दैट इज T0 इंटू ds ऑफ द यूनिवर्स। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अच्छा, ds ऑफ यूनिवर्स निकालने के लिए भी आपको एंट्रोपी निकालना आना चाहिए। तो बेसिकली पूरा, और फिर उसके बाद सेकंड लॉ एफिशिएंसी। सेकंड लॉ एफिशिएंसी मींस द एफिशिएंसी रिलेटेड टू द कार्नोट एफिशिएंसी, मतलब कार्नोट एक्चुअल एफिशिएंसी टू द कार्नोट एफिशिएंसी। उसके मैंने 4 फॉर्मूले बताए थे। सेकंड लॉ ऑफ एफिशिएंसी के 4 फॉर्मूले बताए थे। वो चारों फॉर्मूले अगर आप पता है तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो पूरा चैप्टर है ना भाई, यार ये चैप्टर में कुछ भी अलग नहीं है, राइट। ये चैप्टर में 4-5-6 फॉर्मूले, एक छोटा सा चार्ट मैंने बनवाया था। वो चार्ट अगर पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बशर्ते आपको एंट्रोपी निकालनी आनी चाहिए। अगर आपको एंट्रोपी निकालनी नहीं आती तो फिर इस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। अक्सर बच्चे इस टॉपिक पे बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं कि इससे कैसा। देखो पहली चीज तो आपको ये समझना पड़ेगा, इस चैप्टर में भले चैप्टर का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, लेकिन हमको सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर से मतलब है। तो अगर आपको इस चैप्टर का जब क्वेश्चन आता है तो उसके लिए आपको क्या होता है, टीएस डायग्राम में पीवी डायग्राम पहले बनाना पड़ता है। अगर वो बना पाएंगे तो ही आगे प्रोसीड कर पाएंगे, और वो बनाने के लिए आपको फेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर पता होना चाहिए। इससे शायद डायरेक्टली आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इस पर्टिकुलर टॉपिक से शायद आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन को समझने के लिए ये चीज आना बहुत जरूरी है। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। फिर सबसे ज्यादा जो पूछा जाए, देखो इस चैप्टर में जो फॉर्मूले लगते हैं ना, वो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, एंट्रोपी के ही फॉर्मूले लगते हैं, राइट। वो सारे, लेकिन जो आइडियल गैस वाले लॉस थे वो यहाँ पे वैलिड नहीं होते हैं। आइडियल गैस वाले लॉ वैलिड नहीं होते। और जो पिछले चैप्टर्स में आपने जितना कुछ पढ़ा होता है उसमें आप सिर्फ सिंगल फेज सिस्टम पढ़ते हो। वहां पे क्या है, फेज चेंज फिनोमिना नहीं आता। यहाँ पे फेज चेंज फिनोमिना, सिंगल फेज के साथ साथ 2 फेज सिस्टम भी हमारे
चीज़ों में आ जाता है। तो टू फेज सिस्टम के लिए हमें एंट्रोपी, एंथैल्पी और अदर प्रॉपर्टीज कैसे निकालनी होती है वो बस आप सीखना सीख लीजिए, और साथ में आप स्टीम टेबल देखना सीख लीजिए, क्योंकि वैल्यू आपको स्टीम टेबल से ही निकालनी होती है। वैसे मोलियर चार्ट तो जनरली गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ आपको आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं जो मोलियर चार्ट के पता होने से ही हो जाता है। ठीक है, तो मोलियर चार्ट आपको पता होना चाहिए, स्टीम टेबल अच्छे से आना चाहिए। अब आपको लगेगा सर वहाँ स्टीम टेबल तो मिलेगी नहीं, ऐसा नहीं है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे ऐसे ग्रेड प्रीवियस ईयर में जहाँ पे कि रिक्वायर्ड टेबल वहाँ बनी रहती है, मतलब रिक्वायर्ड टेबल वो खुद ही दे देगा, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, स्टीम टेबल पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब आ जाता है नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है जो थर्मोडायनेमिक। अब ये सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपके पास टाइम कम है तो टॉपिक आप पूरा का पूरा छोड़ सकते हो। अभी तक शायद 2 या 3 क्वेश्चन ही आज तक आए हुए हैं, राइट, तो आप पूरा का पूरा टॉपिक छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पूरा डेरिवेशन भरा पड़ा है इस टॉपिक में, राइट। और अगर फिर भी आप नहीं छोड़ना चाहते हो, आपके पास है 1-2 घंटे का टाइम भी है, तो अगर आप कुछ भी इस चैप्टर में पढ़ना चाहते हो तो सिर्फ 3 टॉपिक्स पढ़ लीजिए। कौन सा, मैक्सवेल इक्वेशन कैसे आई है, राइट, जो हमने प्रिंसिपल ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव थ्योरम क्या होती है, टीडीएस इक्वेशन क्या होती है, वो वाला पार्ट पढ़ लीजिए। थोड़ा सा क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन पढ़ लीजिए, राइट, क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन से मतलब ड्यूरिंग फेज चेंज में एंथैल्पी कैसे निकालते हैं वो एक पढ़ लीजिए, और एक जूल कैल्विन इफेक्ट पढ़ लीजिए, राइट, जूल कैल्विन इफेक्ट, जूल थॉमसन इफेक्ट की भाई थ्रॉटलिंग के बाद में कब टेम्परेचर डिक्रीज होगा और कब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ये चीजें आप यहाँ से पढ़ लीजिए। तो ये जितने भी टॉपिक मैंने बताए, तो इसमें से कोई भी टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चैप्टर आप चाहे तो पूरी तरीके से छोड़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे, मैं अगर अपनी चीज़ों को कंक्लूड करना चाहूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि पहले चैप्टर में आपको आइडियल गैस और आइडियल गैस मिक्सचर की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत अच्छे से आने चाहिए। सेकेंड चैप्टर में आपको dQ=du+dW और SFE से क्वेश्चन बहुत अच्छे से आने चाहिए। सेकेंड लॉ में क्लासियस इनइक्वालिटी से क्वेश्चन बहुत अच्छे से आने चाहिए। और जब एंट्रोपी की बात आती है तो एंट्रोपी ऑफ आइडियल गैस एंड फाइनाइट टेम्परेचर बॉडी एंड रिजर्वायर के निकालना बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें आती हैं तो एक्सर्जी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से इरिवर्सिबिलिटी, मैक्सिमम वर्क और सेकेंड लॉ एफिशिएंसी के क्वेश्चन लगा सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस में आपको फेस ट्रांसफॉर्मेशन, स्टीम टेबल देखना और एंथैल्पी एंट्रोपी फॉर टू फेज सिस्टम कैसे निकालते हैं वो आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, और लास्ट वाला टॉपिक आप छोड़ सकते हो, राइट। तो ये इस तरीके से देखा जाए, अगर जिस बंदे के पास कम टाइम है और वो थोड़ा सा भी उसको थर्मोडायनेमिक्स में इंटरेस्ट है, थोड़ा बहुत भी आता है, तो मैं आपको बोलता हूं कि वो 10 दिन के अंदर 8 से 10, इवन आज उसने अभी कई 1 साल से उसने 2 साल से उसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी वो 10 दिन में थर्मोडायनेमिक्स में अच्छे मार्क्स ग्रैब कर सकता है। अगर 5 से 6 नंबर का थर्मोडायनेमिक्स आता है तो 4 से 5 नंबर आप इजी से ला सकते हो। और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है, आपको लग रहा है कि सर कैसे कवर करना है, तो मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ कि आप जो गेट वाला का जो फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है हमारे गेट वाला चैनल पे, तो वो जो फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है उस फास्ट ट्रैक बैच एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब में सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली 15 लेक्चर्स हैं। 15 लेक्चर्स 2-2 घंटे के हैं, मतलब 30 घंटे लगेंगे। और मुझे लगता है कि अगर आप डेडिकेटेड हैं, 1 दिन में 3-4 या 5 घंटे भी दे सकते हो, तो 5 से 6 दिन में पूरी थर्मोडायनेमिक्स विद द प्रॉपर कवरेज ऑफ द क्वेश्चन, इसके साथ में PYQ सॉल्व करने ना, आपके पूरे चांसेस है कि 5 से 6 नंबर आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।